पार्ट 58 इंस्टा अंपायर। अरे उस दोस्त ने मुझसे पहले पैसे उधार लिए थे, बस उन्हीं पैसों को उसने चुकाया है। नक्श ने सीधा जवाब देते हुए कहा, तुम्हारे पास 15 करोड़ रुपए कहाँ से आए? अनीका ने शक की नज़र से नक्श को देखते हुए कहा, अरे नहीं, मैंने तो उसे 3-4 करोड़ ही उधार दिए थे। वो तो मेरा जिगरी यार है, इसलिए उसने मुझे इंटरेस्ट के साथ इतना महंगा गिफ्ट दिया। नक्श के चेहरे पर हल्की सी शिकन आ गई थी। अनीका ने चौंकते हुए कहा, ओ तो उन पैसों के बदले उसने तुम्हें इतना वैल्यूएबल गिफ्ट दिया, तो मुझे लगता है कि हमें उसे डिनर पर इनवाइट करना चाहिए। लेकिन वो तो आज ही अब्रॉड निकल गया, अब तो शायद वो 5 साल बाद ही वापस इंडिया आएगा। सीरियस लुक के साथ नक्श ने कहा। यह सुनकर अनीका ने अपना सर हिलाया, हालांकि उसे बहुत अच्छे से समझ आ गया था कि नक्श उससे झूठ बोल रहा है, लेकिन उसने नक्श को एक्सपोज नहीं किया। जल्द ही नक्श और अनीका अपने विला पहुंच गए। चूंकि रात भर अनीका ठीक से सो नहीं पाई और सुबह सुबह चित्रा ने उसे पार्टी में आने के लिए कह दिया, इस चक्कर में अनीका काफी थकान महसूस कर रही थी। विला में घुसते ही अनीका सीधा बेडरूम की तरफ बढ़ी और नक्श स्टडी रूम में चला गया। स्टडी रूम में जाते ही नक्श ने अपनी जेब से वो छोटा सा बॉक्स बाहर निकाला जो उसे कपिल ने दिया था। मेरी शिलाजीत की गोलियों का सौदा मैंने पूरे 5 करोड़ में किया और बदले में मुझे एक मेंटल स्ट्रेंथ बूस्ट लेने की पिल भी मिल गई। लेकिन क्या मुझे ये पिल लेनी चाहिए? मेरा दिमाग तो वैसे ही बहुत तेज है। उस बॉक्स को देखकर नक्श बड़बड़ाने लगा था। मुझे एक बार कार्तिक को कॉल करना चाहिए। यह ख्याल आते ही नक्श ने अपना फ़ोन बाहर निकाला और कार्तिक का नंबर डायल किया। और नक्श भाई, केम छो, सब मजामा? कॉल उठाते ही कार्तिक ने कहा, नथी, कुछ भी मज़ा नहीं है। अच्छा एक बात बता, क्या शीलाजीत की गोली सिर्फ ताकत ही देती है या फिर ऐसी भी कोई गोली आती है जिससे मेंटल स्ट्रेंथ बूस्ट होती है? सीधा मुद्दे पर आते हुए नक्श ने पूछा। देख शीलाजीत, वैसे तो पूरी तरह से ताकत के लिए होता है, लेकिन उसके भी कई तरह के डेफिनेशंस हैं। कश्मीर घाटी से लाया हुआ शीलाजीत ताकत के साथ साथ दिमाग भी तेज करता है। क्यों, क्या हुआ? ये सब तू क्यों पूछ रहा है? एक्सप्लेनेशन देने के बाद कार्तिक को डाउट हुआ। अरे कुछ नहीं, बस जनरल नॉलेज के लिए। मुझे लगा कि सारी गोली सिर्फ ताकत ही देती हैं। चल ठीक है, मिलते हैं बाद में। यह बोलने के बाद नक्श ने तुरंत ही कॉल कट कर दिया और कार्तिक को कुछ भी सोचने का समझने का मौका नहीं दिया। कार्तिक से बात होने के बाद भी नक्श उस गोली को लेने में हेसिटेट फील कर रहा था। यह ताकत की गोली नहीं है, इसका असर सीधा दिमाग पर होगा। अगर मैं पागल हो गया तो? लेकिन कार्तिक कह रहा है कि मेंटल स्ट्रेंथ को बूस्ट करने की भी पिल आती है, तो मुझे ये ले लेनी चाहिए। वैसे भी मैंने कपिल की बहन की जान बचाई थी, वो मुझे नुकसान क्यों पहुंचाएगा? मन ही मन नक्श ने सोचा। उसके बाद नक्श ने ज़्यादा इंतज़ार नहीं किया और तुरंत ही उस गोली को अपने मुंह में डाल दिया। इस गोली को लेने में भी नक्श को पानी की ज़रूरत नहीं पड़ी। मुंह में जाते ही गोली घुल गई और उसके गले से नीचे उतर गई। 5 मिनट बाद नक्श का सर हल्का हल्का चकराने लगा। सहारा लेते हुए नक्श सोफे पर जाकर बैठ गया। उसे पता ही नहीं चला कि कब उसकी आंखें बंद हो गई। आधे घंटे बाद जब नक्श की आंख खुली तो बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेश्ड फील कर रहा था। यह पहली बार था जब किसी गोली को लेने के बाद नक्श को ताजगी का एहसास हुआ था। नक्श उस गोली के साइड इफ़ेक्ट के इंतज़ार कर रहा था, लेकिन उसे अपने शरीर में ऐसी कोई हलचल महसूस नहीं हुई। 1 घंटे तक रुकने के बाद नक्श स्टडी रूम से निकला और लिविंग रूम में बैठकर टीवी देखने लगा। उधर अनीका मस्त बेडरूम में नींद लोक के सफ़र पर निकल गई थी।
शाम को जब अनीका की आंख खुली तो वो भी पूरी तरह से रिफ्रेश्ड थी और साथ ही साथ खुश थी, क्योंकि आज नक्श ने सभी के सामने उसकी माँ की इमेज को 100 गुना बढ़ा दिया था। बेडरूम से निकलकर अनीका लिविंग रूम में पहुंची तो उसने देखा कि नक्श किसी से कॉल पर बात कर रहा है। यह देखकर अनीका ने छुपते हुए उसकी बात सुनने की कोशिश की। अच्छा ठीक है, और उन भंडारीज के एग्रीमेंट का क्या? वो काम जल्दी से जल्दी हो जाना चाहिए। तुम्हें पता है ना कि वो 500 करोड़ रुपए की डील है। मुझे उस काम में कोई ढिलाई नहीं चाहिए। नक्श के मुंह से यह सुनकर अनीका चौंक गई। नक्श के हिसाब से वो एक छोटी सी कंपनी में काम करता है, लेकिन ऐसी कौन सी छोटी कंपनी है जो 500 करोड़ रुपए की डील करती है? कुछ ऐसे ही सवाल अनीका के दिमाग में नाचने लगे थे। दरअसल नक्श अपनी सेक्रेटरी नंदिता से एक क्लाइंट को लेकर बात कर रहा था। अभी तक नक्श ने अनीका को नहीं देखा था, लेकिन जैसे ही लिविंग रूम की खिड़की में लगे कांच पर नक्श का ध्यान गया, उसे अनीका का रिफ्लेक्शन दिखा और नक्श शॉक्ड रह गया। तुरंत ही नक्श ने कॉल पर कहा, तुम अभी मेरे नीचे अपॉइंट हुए हो, तुम्हें सीखने में बहुत समय लगेगा। बॉस अक्सर ऐसे सवाल करते हैं, इसलिए ध्यान रहे कि तुम्हें काम में बिल्कुल देरी नहीं करनी है। ओके। और इसी के साथ उसने कॉल कट कर दिया। नक्श ने यह दिखाने की कोशिश की जैसे मानो वो किसी को कॉल पर बॉस के बिहेवियर की ट्रेनिंग दे रहा हो, और इसी के साथ अनीका के मन का डाउट भी थोड़ा हल्का हो गया। नक्श क्या कर रहे हो? अचानक से अनीका ने लिविंग रूम में एंट्री ली और ऐसे दिखाया जैसे मानो वो अभी अभी आई हो। अरे तुम उठ गई? मुस्कुराते हुए नक्श ने कहा, बस कुछ नहीं, मेरे बॉस ने एक लड़के को मेरे अंडर हायर किया है, तो बस उसे थोड़ा काम सिखा रहा था। हो अच्छा, वैसे आज तुमने जो कुछ भी मम्मी के लिए किया उसके लिए थैंक यू। यह बोलते हुए अनीका के चेहरे पर खुशी साफ दिखाई दे रही थी। नक्श ने कोई जवाब नहीं दिया, बस मुस्कुराते हुए अपना सर हिलाया। शाम हो गई थी और थोड़ी देर में डिनर का समय भी होने वाला था। नक्श ने तय किया कि वो आज घर पर डिनर बनाएगा और अनीका ने तय किया कि वो डिनर बनाने में उसकी मदद करेगी। यह पहली बार था जब अनीका नक्श की मदद कर रही थी और इस सब से वो दोनों एक दूसरे के करीब आते जा रहे थे। नक्श ने शानदार डिनर बनाया और दोनों ने एक साथ डिनर किया। डिनर करने के बाद नक्श और अनीका सोने चले गए थे। अगली सुबह अनीका को जावेरी परिवार से कॉल आया और उसे मेंशन में आने के लिए कहा गया। सूरत के स्टार विला से अनीका ने टैक्सी पकड़ी और जावेरी मैंशन की तरफ निकल पड़ी। नक्श भी तैयार होकर भानुशाली ग्रुप के ऑफिस निकल गया था। क्या बात है, आज की सुबह कुछ अलग ही नजर आ रही है। दिमाग पर कोई भी स्ट्रेस नहीं है, ऐसा लग रहा है जैसे आज ही पैदा हुआ हूँ, और सर पर कोई बोझ भी नहीं है। मजा आ गया, कपिल सर को बहुत बहुत थैंक्स। मन ही मन बड़बड़ाते हुए नक्श ने मेंटल स्ट्रेंथ बूस्ट करने वाली पिल की तारीफ कर रहा था। उसी समय जावेरी परिवार के मैंशन में कल्याणी अपने परिवार के लोगों को देखकर धीमी आवाज में बोली, हालांकि बिंद्रा ग्रुप ने 400 करोड़ रुपए निकालकर जावेरी परिवार पर आए इस क्रिसिस में मदद की है, लेकिन हमें ये नहीं भूलना चाहिए कि अब हमारे पास हमारे सिर्फ 40% शेयर्स ही हैं। अब हमें आगे क्या करना चाहिए? क्या आप सभी अपने अपने ओपिनियन देंगे? दादी एकदम सही कह रही है, क्योंकि साल के अंत में जावेरी परिवार के पास बहुत कम प्रॉफिट होगा और उस प्रॉफिट के साथ आगे का सब कुछ मैनेज करना नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल है। लेकिन अगर बिंद्रा ग्रुप नहीं होता तो हम कर्जा कैसे चुकाते? सूरत शहर में रहने लायक भी नहीं रहते, तो हर चीज़ के प्रोस एंड कॉन्स तो होते ही हैं। जावेरी परिवार के सभी लोग सदमे में थे, क्योंकि अब उन्हें आगे बढ़ने का रास्ता नहीं दिख रहा था। तभी मेबू अंकल अचानक से अपनी जगह से उठे और बोले, माँ,
मेरे पास एक आइडिया है। अगर वो आइडिया कामयाब रहा तो जावेरी परिवार एक बार फिर से उठ सकता है। यह बोलते हुए उनके चेहरे पर कॉन्फिडेंस साफ दिखाई दे रहा था। नवीन, क्या चल रहा है तुम्हारे दिमाग में? कल्याणी ने कहा। माँ, अब हम इस फैक्ट को नहीं बदल सकते कि जावेरी परिवार के 60% शेयर्स बिंद्रा ग्रुप के हाथ में चले गए हैं। जावेरी परिवार की ताकत को देखते हुए उन शेयर्स को बिंद्रा ग्रुप से बाहर निकालना हमारे लिए बिल्कुल भी आसान नहीं है। तो मेरा सजेशन यह है कि उन 60% शेयर्स को अलग रखो। हमारे पास बाकी के जो 40% शेयर्स हैं उनमें से 10% को बाहर निकालते हैं और उसे बेच देते हैं। उससे जो भी कैपिटल मिलेगा हम एक नई कंपनी की शुरुआत कर सकते हैं। इस तरह से जावेरी परिवार फिर से उभर सकता है। मेबू अंकल ने अपना प्रस्ताव सामने रखा। आइडिया तो काफ़ी अच्छा है, लेकिन हमारे 10% शेयर्स को कौन खरीदेगा? वॉरियड होते हुए कल्याणी ने कहा। माँ, आप यह मत भूलिए कि अब जावेरी परिवार बिंद्रा ग्रुप के साथ काम कर रहा है। मेबू अंकल ने मुस्कुराते हुए कहा। यह सुनकर सभी को समझ आ गया था कि मेबू अंकल क्या कहना चाहते हैं। अभी बिंद्रा ग्रुप के पास जावेरी परिवार के 60% शेयर्स हैं। अगर जावेरी परिवार ने अपने 10% शेयर्स किसी और को बेचे तो इसी के साथ उनका रिश्ता उस कंपनी के साथ भी बिंद्रा ग्रुप के जैसा हो जाएगा। और अगर जावेरी परिवार को इसी तरह दो दो कंपनीज का साथ मिला तो मार्केट में उनके हालात बदलने में ज़्यादा समय नहीं लगेगा। उसी समय जावेरी परिवार का एक मर्द खड़ा हुआ और बोला, लेकिन हमारे 10% शेयर्स को आखिर कौन खरीदेगा? बोलने में वो बस 10% है, लेकिन उनकी कीमत तो करोड़ों में है ना? आप सभी परेशान मत होइए। इस बारे में मैं बहुत पहले ही सोच चुका हूँ। अपने ऊपर प्राउड फील करते हुए मेबू अंकल ने कहा। मैं एक दोस्त को जानता हूँ, उसके पास बहुत सारा पैसा है और वो हमारे 10% शेयर्स चुटकियों में खरीद सकता है। तुम्हारा दोस्त? कंफ्यूज्ड होते हुए कल्याणी ने कहा। माँ, क्या आपने अशरफ अली का नाम सुना है? मुस्कुराते हुए मेबू अंकल ने कहा। यह सुनते ही अचानक से पूरे मैंसन में सन्नाटा पसर गया। अशरफ अली, वो अली इंडस्ट्रीज के मालिक? क्या मेबू अंकल उस इंसान को जानते हैं? कैसे? मैंने सुना है कि उनका कारोबार न सिर्फ इंडिया में है बल्कि पाकिस्तान में भी फैला हुआ है। यहाँ तक कि अब तो अली इंडस्ट्रीज रूसिया भी पहुँच गई है। उस आदमी ने कहा। बिल्कुल ठीक कहा तुमने। मेरे दोस्त का कारोबार लंबा चौड़ा है और उसके लिए हमारे 10% शेयर्स खरीदना किसी दुकान पर जाकर चीनी खरीदने जैसा है। इसलिए सब हो जाएगा। किसी को भी परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से मेबू अंकल ने प्राउड फील करते हुए कहा। जब अनीका ने जावेरी परिवार के लोगों के मुंह से उन सभी बातों को सुना तो वो काफ़ी शांत दिखाई दे रही थी। हालांकि उसे लगा कि उसे अपनी दादी को मना करना चाहिए कि वो अपने शेयर्स ना बेचे, लेकिन ये सब बोलने से पहले अनीका काफ़ी एम्बेरस्ड फील कर रही थी, क्योंकि आज जावेरी खानदान की जो भी हालत हुई थी उसके पीछे अनीका के मामा का ही तो हाथ था। ऐसे में भला अनीका अपना पॉइंट कैसे रख सकती है? ठीक है नवीन, तुम मिस्टर अली को कॉल लगाओ, जो फुल एक्सप्रेशन के साथ कल्याणी ने कहा। मेबू अंकल ने अपना सर हिलाया, अपना फ़ोन बाहर निकाला और कॉल लगाया। अशरफ अली के साथ अपने कनेक्शन दिखाने के चक्कर में मेबू अंकल ने जानबूझकर कॉल को लाउड स्पीकर पर रखा, जिससे सभी को पता चले कि मेबू अंकल कितने बड़े तोप हैं। जैसे ही कॉल कनेक्ट हुआ वैसे ही मेबू अंकल ने प्राउडली कहा, हेलो, क्या मेरी बात मिस्टर अली से हो रही है? हाँ, पहचाना, मैं नवीन जावेरी बोल रहा हूँ। क्या आप अभी फ्री हैं? आपसे कुछ डिस्कस करना है। फ़ोन के दूसरी तरफ से अशरफ अली की आवाज़ सुनाई दी। अरे नवीन, क्या हाल है?
अरे भाई, मेरे पास समय नहीं भी होगा तो भी तुम्हारे मैटर के लिए मुझे समय निकालना ही पड़ेगा। यह सुनते ही मेबू अंकल ने अपने शर्ट की कॉलर ऊपर की ओर उठा दी थी और ऐसे रिप्रेजेंट कर रहे थे जैसे मानो बस काम हो ही गया हो। क्या अशरफ अली जावेरी परिवार के 10% शेयर्स खरीदेंगे? अगर हाँ तो उनकी क्या कंडीशंस होंगी? क्या उनकी कंडीशन जावेरी परिवार पर बहुत भारी पड़ने वाली थी? क्या अशरफ अली की वजह से अनीका का परिवार मुसीबत में पड़ने वाला था? क्या मेबू अंकल ने ये सब किसी प्लान के हिसाब से किया था? क्या नक्श इस मामले में बीच